नमस्कार, मैं गौरव बैंस और टॉक में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो पॉडकास्ट रहेगा वो चेक बाउंस के ऊपर रहेगा। तो आज हमारे साथ में है एडवोकेट हरप्रीत कौर। तो आइए आज उनसे शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्कार मैम, कैसे हैं नमस्कार आप? गौरव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। जी सर। अच्छा मैम, ये बताइए व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्शन 138 इन चेक बाउंस केसेस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज आर प्रोवाइडेड अंडर इट? सर, जो 138 के सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द चेक बाउंस ऑफेंस। किसी का अगर चेक बाउंस हो जाता है तो अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट इज़ अ क्राइम, और ये क्राइम है जिसके अंदर आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, और डबल ऑफ द अमाउंट, जो चेक अमाउंट है डबल ऑफ द अमाउंट, उसकी आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। और ये दोनों भी हो सकते हैं और इनमें से कोई एक भी हो सकता है। इट इज़ एज पर द कोर्ट्स ओन, वो कोर्ट इसके अंदर अपनी क्वांटम इसके अंदर डिसाइड करती है एज पर द इंटेंशंस एंड मेलर, जो भी उनका मेरिट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे चेक बाउंस हो गया है तो उसके अंदर जो नोटिस भेजना है, नोटिस भेजने का प्रोसेस क्या है? जनरली जब चेक बाउंस होता है, जो चेक होल्डर है यानी कि जिसको चेक इशू किया गया है, वो थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल और थ्रू सिंपल लेटर उसको कम्युनिकेट करे कि भैया तुमने मुझे चेक दिया था, ये चेक बाउंस हो गया, तो इसकी पेमेंट आप विद इन 15 डेज करो। दिस इज द मैंडेटरी प्रोविजन, हमको करना ही पड़ेगा ये। 15 दिन के नोटिस के बिना हम लोग केस फाइल नहीं कर सकते। तो मैम, आपने ये बताया कि जो जिसका चेक बाउंस हुआ है उसको सामने वाली पार्टी को विद इन 15 डेज का नोटिस देना है या उसको इंटीमेट करना है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो आप जी, काइंडली मेक द पेमेंट मेक एंड द ऑल। पेमेंट। ये थ्रू लीगल हेल्प से भी ले सकते हैं आप, अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप से भी भेज तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि लेना ही पड़ेगा लेना आपको। ही पड़ेगा इन केस अगर आपको चेक को अगर क्लेम करना है तो मैम, ये बताइए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं जब ये कोर्ट में केस जाता है तो? तो सबसे पहले बात तो चेक बाउंस होना बहुत ज़रूरी है। पहले इसकी मैंडेटरी जो हमारा कि चेक बाउंस होगा तभी हम लोग चेक कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर वो मैंडेटरी जो मेमो ऑफ डिसऑनर है जो बैंक इशू करता है, वो इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका लीगल नोटिस या नोटिस जो आपने 15 दिन का दिया है। ये 3 मैंडेटरी हैं जो आपको किसी भी केस फाइल करने से पहले ये आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पोजेशन में होना चाहिए। ओनली देन यू कैन प्रिपेयर दैट कंप्लेंट। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है कि आपने उनकी सर्विस कैसे कराई है उस नोटिस की। अगर वो थ्रू ईमेल है तो वो ईमेल आपके पोजेशन में होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा तो रिसीट भेजनी, रिसीट जो होती है पोस्टल रिसीट, वो आपके पास होनी चाहिए। और पोस्टल रिसीट के साथ अब एक फर्दर स्टेप होता है कि उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट भी साथ में होनी चाहिए कि यस, ये नोटिस हमने सर्व किया था और ये प्रॉपर्ली उसको सर्व हुआ है। तो उसके विद इन 15 डेज आप इसके अंदर जिसने चेक आपको इशू किया है उसको ये वार्निंग रिक्वेस्ट कह लो, वार्निंग कह लो कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता देन वी कैन मूव फर्दर फॉर द क्रिमिनल कंप्लेंट। तो मैम, जैसे आपने बताया 15 डेज का नोटिस देना आपने एक्यूज्ड को इनफैक्ट, तो मैम अगर ये 15 दिन का जो नोटिस आपने दे दिया और ये टाइम फ्रेम भी निकल गया और सामने वाले ने पेमेंट नहीं कराई, तो मैम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें? बेसिकली 15 दिन के बाद उन्होंने पेमेंट नहीं की तो अल्टीमेटली हमें कोर्ट को अप्रोच करना है। उसके लिए हमारे पास टाइम फ्रेम होता है, दैट इज 15 डेज नोटिस टाइम एंड विद इन 30 डेज ऑफ चेक बाउंस। यानी कि जो आपने चेक बाउंस हुआ था उसके विद इन 30 डेज आपने क्या कहते हैं नोटिस देना है 15 दिन का, और उस नोटिस के विद इन 30 डेज आपने फाइल करनी है कंप्लेंट। अगर वो 30 डेज पास हो जाते हैं तो आप इसके अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अच्छा मैम, इसमें बताइए कि फॉर एग्जांपल चेक बाउंस हो गया, एक्यूज ने पेमेंट करा दी और जो केस है वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो वो क्या डिसमिस होगा? उसका कोई प्रोसेस है मैम? अगर एक्यूज ने चेक अमाउंट पेमेंट कर दी फर्स्ट विद इन 15 डेज, जैसे क्या होता है, जैसे हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट सम्मन इशू करता है। उस सम्मन पीरियड के अंदर अगर एक्यूज कम फॉरवर्ड होके अपना जो अमाउंट है, चेक अमाउंट है, अगर वो कोर्ट में आके जमा अपनी इच्छा जाहिर करे कि मैं देना चाहता हूँ, तो वो जो कंप्लेंट है देन एंड देयर डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, देन कोई भी एक्शन फर्दर नहीं लिया जाएगा। तो मैम, अगर चेक बाउंस केस में कोर्ट में बात पहुंची हुई है और एक्यूज कोर्ट में आके पेमेंट कर देता है,
तो ये सॉल्व हो सकता है मतलब। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के साथ साथ कंप्लेनेंट का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट के जो चेक अमाउंट है वो जमा करवाना चाह रहा है, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो मना कर देता कि मैं नहीं करता, इसने बिकॉज आज की डेट में क्या होता है, ज़्यादातर चेक मिसयूज़ होते हैं। चेक अमाउंट थोड़ा होता है या चेक अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कम होती है। तो जो एक्यूज़ है उसको तो अपनी लाइबिलिटी मालूम है, वो अपने लाइबिलिटी के अकॉर्डिंगली बताता है। और जो कंप्लेंट के अंदर चेक अमाउंट जो भरा हुआ है, यानी कि जो चेक अमाउंट है, अगर वो ऑफर करता है तो कोर्ट उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, लेकिन उसकी स्टेजेस होती हैं। कंप्लेनेंट की मैंने जैसे बताया, कंप्लेनेंट की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। और अगर कंप्लेनेंट उसके अंदर ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं मुझे तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पार्ट भी चाहिए, देन इट इज़ द कोर्ट टू डिसाइड कि वेदर दिस डिमांड ऑफ कंप्लेनेंट इज़ फिजिबल और नॉट। बट उस एवज में जो एक्यूज है उसके तरफ कोर्ट का जो झुकाव ज़्यादा हो जाता है। मैम ये जो चेक बाउंस केस होता है, इसके अंदर जो एक्यूज्ड है उसको अपने आप को डिफेंड करने के राइट्स क्या होंगे? सबसे पहले सर इसके अंदर हम जो हमारा एक्यूज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उसको फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देनी है, सम्मन के बाद फर्स्ट टाइम अपीयरेंस देनी है, वहाँ पर उस अपीयरेंस में उसको बेल करानी पड़ती है। दैट इज़ अ बेसिक मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हिज होल कंप्लेंट, जहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसका पलड़ा भारी रहता है कि इसको बेल करानी पड़ेगी। और अगर वो विद इन सिटी का नहीं है तो वहाँ पर उसको जो हम लोग जो श्योरिटीज़ होते हैं वो अवेलेबल करवाना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर वो सिटी का है ही नहीं जहाँ पे चेक फाइल हुआ है, जहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल हुई है इस चेक बाउंस की, तो उसके लिए वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर हम जो कंप्लेनेंट होते हैं वो हावी होता है और मन चाहिए डिमांड करता है पैसों की, अगर वो कंप्लेंट को ख़त्म करना चाहता है। तो ये थोड़े से लूप होल्स हैं हमारे लीगल फर्टिनिटी के अंदर और लीगल सिस्टम के अंदर, जहाँ पर हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कन्वीनियंट होना है, क्योंकि जो आउटसाइडर है उसके पास विद इन सिटी का कोई भी ऐसा अगर नहीं है श्योरिटी देने वाला, तो वहाँ पर उसके लिए एक्यूज पर चाहे वो इनोसेंट है, लेकिन उसके लिए तो एक बारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैम ये जो चेक बाउंस केस होते हैं इसके अंदर मैम सिविल कंप्लेंट होती है कि इसके अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये बेसिकली क्वाजी क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, ये ना सिविल है ना क्रिमिनल है, ये क्वाजी क्रिमिनल रहती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर राइट्स आपके सिविल राइट्स मेंटेन रहते हैं, लेकिन जो चेक बाउंस है वो अपने आप में एक क्राइम है, बिकॉज देयर इज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ अ पर्सन हु हैड नॉट ऑनर्ड दैट चेक। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस सारा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर का ही चलता है, बेल लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर जो एक्यूज़ है उसके ऊपर चार्ज लगता है, नोटिस ऑफ एक्विजिशन कहते हैं इसको लीगल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद प्रॉपर एविडेंस लीड होता है, फिर उसके बाद 313 के अंदर इनके स्टेटमेंट्स ली जाती ताकि अपनी डिफेंस रख सके कोर्ट के सामने कि एक्यूज ने किस कारण से वो दिया था। और सारी बेसिकली इट्स अ वेरी टीडियस थिंग और बड़ी प्रिसाइजली करना पड़ता है, क्योंकि वट एवर स्टेटमेंट इज गिवन वंस इन द कोर्ट यू कैनॉट टेक इट बैक। सो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लग जाता है कि जो भी आपने कोर्ट में एक बार बोला है वो आपको उसी लाइन के ऊपर चलना पड़ेगा। अच्छा मैम ये बताइए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक की गलती से चेक बाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक इट हैपेंड, तो क्या जो क्लाइंट है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है बैंक से? सर ऐसा है, ऐसे वैसे बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये कोई जिस तरीके का आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, बट इन जनरल कॉम्पनसेशन का एक्ट 138 के अंदर नहीं ले पाएगा, उसके लिए उसको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर किसी तरीके से कोई भी हानि हुई है किसी भी कंज्यूमर को, तो उसके राइट्स तो रहते हैं, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके अकाउंट में पैसे पूरे थे, चेक सही लगाया हुआ था, चेक डेट प्रॉपर थी, लेकिन ये जो गलती हुई है वो हुई है बैंक की तरफ से, सो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो क्लेम कर सकते हैं अपने कॉम्पनसेशन। मैम ये बताइए कि कई बार टेक्निकल एरर की वजह से भी चेक बाउंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या ओवर राइटिंग हो गया, तो मैम उस केस में क्या रहेगा? नहीं, उसके अंदर आपको 15 डेज का जो नोटिस दिया गया है पहला, उसके अंदर आपको वो सारी सिचुएशंस क्लियर करनी होती हैं अपने जिनको आपने चेक दिया है, यानी एक्यूज कंप्लेनेंट को स्पेसिफिकली ये बताता है कि भैया ये प्रॉब्लम थी तो दोबारा चेक लगा या मैं तुम्हें नया चेक दे रहा हूँ और इस चेक को मत यूज़ करो, क्योंकि 138 के अंदर अब दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपको कोई
बैंकिंग के अंदर किसी भी तरीके की कटिंग अब अलाउ नहीं है। पहले हो जाती थी, ओवरराइटिंग अलाउ हो जाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे टेक्निकल फ्लॉज और उसके अंदर बहुत सारी जैसे अभी आपने पहले मेरे से पूछा कि कॉम्पनसेशन वाली जो सिचुएशन आ जाती है, अब बैंक ने तो एक तरीके से अपने क्लाइंट को फेवर दे रहा था कि कोई बात नहीं, आपने छोटा सा अगर नया चेक क्या काटोगे आपने दे दो, यही वाला इसी पे कर दो। लेकिन जब वो लिटिगेशन में आता है तो दैट इज अ ड्रॉबैक फॉर दैट पर्सन कि उसने कटिंग कैसे करी है। तो इस वजह से अब ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग इज नॉट परमिसेबल वाइल इशूइंग द चेक। अच्छा मैम, ये बताइए कि कई बार ये होता है कि चेक बाउंस हो गया आपका और बैंक के क्लियरिंग इश्यूज थे, तो क्या मैम इस सिनेरियो में अगर बैंक पे केस किया जाए तो वो एडमिसिबल है कोर्ट में? जो आप बात पूछना चाहे थोड़ा सा मेरे को एलैबोरेट करके एलोबरेट, यानी एक चेक में बाउंस हो गया जी, और बैंक ने दिखाया कि क्लियरिंग इश्यूज आ रहे थे। अब क्लियरिंग इश्यूज किसी भी तरीके के किसी भी प्रॉब्लम से आ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल एरर है या बैंक एंड पे गलती है या बैंक उसको क्लियर नहीं कर रहा, उस पे सिग्नेचर्स भी कंप्लीट हैं और उसके बाद वो चेक बाउंस हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या मैम बैंक के ऊपर केस डाला जा सकता है मैम? बिल्कुल डाला जा सकता है। मैंने आपको यही बताया कि अगर किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जिसके अंदर किसी का, क्योंकि चेक बाउंस जब होता है तो ये जिसके अकाउंट से, जिस अकाउंट में ये लगा है उसके भी तो पैसे कटते हैं ना जब चेक बाउंस होता है। तो उस अमाउंट के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ यू हैड इशूड अ चेक इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, उसके प्रिसाइजली एज पर द लीगल प्रोविजंस, और आपने एक चेक इशू करके दिया है और उसको बिना किसी फिजिबल रीजन के अगर बैंक ने इसको पास नहीं किया तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंप्लेनेंट या एक्यूज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज अ बैंक हु हैड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी और देयर ड्यूटी प्रॉपरली। सो वो हम क्लेम कर सकते हैं, बट अगेन 138 में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको कंज्यूमर में जाना पड़ेगा। हाँ जी मैम, मैं समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हो कि हर एक क्लाइंट के कुछ राइट्स होते हैं, कंज्यूमर में जाके वो क्लेम कर सकते हैं। तो मैम ये जो चेक बाउंस केसेस हो जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो मैम अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है, ये सॉल्व कैसे होते हैं और केसेस विड्रॉ कैसे होते हैं? सोल्यूशन तो सिर्फ ये, आपको हमेशा, जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट के अंदर भी बात करी, कम्युनिकेशन इज द ओनली की। अगर एक्यूज और कंप्लेनेंट को, क्योंकि हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम के अंदर अब मीडिएशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। मीडिएशन सेंटर्स के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक मीडिएटर बिठाया जाता है जिसके अंदर एक्यूज और कंप्लेनेंट दोनों को बुलाकर उन लोगों से कोई बीच का रास्ता निकालने की बात की जाती है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार चेक क्या होता है, चेक लाइबिलिटी कम होती है लेकिन चेक पूरा अमाउंट का लगा देता है कंप्लेनेंट। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने ऑलरेडी अपनी लाइबिलिटी दी हुई है, पार्ट लाइबिलिटी आपकी नहीं हुई थी, लेकिन कंप्लेनेंट ने फुल अमाउंट का चेक लगा दिया। तो यहाँ पे एक्यूज तो इससे अग्रीव होगा ऑब्वियसली, जब उसने पैसे दिए हुए हैं पहले ज़्यादा। उन सिचुएशंस में मीडिएशन सेंटर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर बैठ के इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की, मीडिएशन की बात होती है कि कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि इन कंप्लेंट्स को वहाँ पर सॉर्टिंग की जा सके। और जहाँ पर कोई मिडवे निकलता है वहाँ पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी जाती है कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उस केस को वहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसको डिसमिस नहीं कह सकते, इसको अलाउ नहीं कह सकते, इसको डिस्पोज ऑफ कहा जाता है कि ये कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो गई है इन ल्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो मैम चेक बाउंस केस में नॉर्मली एक्यूज्ड के खिलाफ कितना टाइम लगता है इसका होल प्रोसेसिंग को मैम? एक्यूज के देखो, सबसे पहले ना हमारा जो इंडियन सिस्टम है, लीगल सिस्टम, हमारी कोशिश तो बहुत, हमारी लॉ मेकर्स की कोशिश तो बहुत रहती है कि इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाया जाए, लेकिन देयर आर सम लकूनास लाइक बिफोर गेटिंग दिस सर्विस डन, यानी कि जो समन है वो जब तक एक्यूज के ऊपर नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और सर्विस करवाने के लिए कई बार एक्यूज बहुत स्मार्ट होता है, वो अपने ऊपर सर्विस होने ही नहीं देता। कई बार उसको एड्रेस के ऊपर बोलेंगे जिस एड्रेस पे रहता नहीं है, जब उनके बेलेबल्स निकलते हैं तो बेलेबल्स में उनको पुलिस वालों को मैनेज करते हैं, कई बार वहाँ पे अपने एड्रेस ही चेंज कर लेते हैं कि उनको प्रॉपर सर्विस होती नहीं है। तो उस प्रोसेस को, यानी कि जब तक सम्मन नहीं हुए हैं उस टाइम को ही 7-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो है वैसे भी ओवरबर्डन्ड है। कोई भी एक डेट होती है
किसी भी सम्मन के बाद 1.5-2 महीने से कम की डेट वैसे भी नहीं मिलती है। अदरवाइज इसका प्रोसेस है कि विद इन 6 मंथ्स इसको डिसाइड करना होता है, लेकिन हमारा लीगल जो लकूना इतना ज़्यादा, तो हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हमारी कोर्ट्स के ऊपर, तो वो उन प्रोसेस के अंदर उनको फिजिबली मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि उनको इतने शॉर्ट टर्म के अंदर वो चीज़ें करें, क्योंकि लिटिगेशन का बर्डन ही बहुत ज़्यादा है। तो उस एरिया के अंदर जब उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई, तो जब फर्स्ट टाइम जब एक्यूज पेश होगा, तो एक्यूज ने अपनी सबसे पहले बेल करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट डेट के ऊपर उसकी नोटिस ऑफ एक्विजिशन होता है। नोटिस ऑफ एक्विजिशन कहते हैं जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर चार्ज लगते हैं, इसी तरीके से 138 के अंदर नोटिस ऑफ एक्विजिशन होता है। उस दिन उसके ऊपर चार्ज लगता है कि तुम्हारे पे अब 138 की जो कार्रवाई है इसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद एविडेंस, जो कंप्लेनेंट है वो अपना एविडेंस लीड करते हैं। उस एविडेंस के अंदर जो हमारे लॉयर्स हैं वो उसके अंदर क्रॉस एग्जामिन और चीफ एग्जामिनेशन दोनों चीज़ें होती हैं। उस प्रोसेस को भी जितना मर्जी आप कट शॉर्ट करो फिर भी 3 से 4 हियरिंग हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कंप्लेनेंट का नहीं है, बैंक का भी होता है, और उसके अलावा भी कोई अगर उन्होंने लीड की है अपनी एविडेंस की लीड की है, तो उस प्रोसेस को मिनिमम टू मिनिमम आप फिर भी लेके चलें तो 3 से 4 महीने आराम से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लॉयर एफिशिएंट है और वो किसी भी अननेसेसरी डेट नहीं क्या कहते लेने देना चाह रहा एक्यूज को या कंप्लेनेंट को, जानबूझ के क्या कहते इन चीज़ों को कट शॉर्ट करके हमारे, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं उनके पास हर एक तरीके का फैसिलिटेट करने का रहता है तरीका कि लंबी डेटें ना डालें। अगर लंबी डेट डल भी गए तो प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन लगा दें। एफिशिएंसी ऑफ लॉयर इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड इन सच केसेस जहाँ पर आपको कट शॉर्ट करवाना है काम। सो हम लोगों का एज अ लॉयर हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, हमारे केसेस में करते हैं कि हम कट शॉर्ट करें, लेकिन कोर्ट के पास इतना बर्डन होता है कि वो उस प्रोसेस को फिर भी उतनी स्पीडी से नहीं कर सकते जितना कि एक जो हमारा लॉ प्रिस्क्राइब करता है स्पेसिफिकली इन द एक्ट। तो मैम इसमें चेक बाउंस में लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या आई है अभी कोर्ट की तरफ से? लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके अंदर है कि अगर किसी भी एक्यूज को अपना अपील में जाना, जैसे नीचे ट्रायल होता है, ट्रायल के अंदर वो उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, अब उसको अपील में जाना है कि वो बोलता है कि जो मेरे को ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है यानी कि उसको एक्यूज कन्विक्ट कर दिया है, उसको अपनी कन्विक्शन अगर एक्सेप्टेबल नहीं है और वो अपील में जाना चाहता है, तो उस अपील के अंदर उसको 20% ऑफ द चेक अमाउंट ही हैज़ टू पे, उसके बिना उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती। तो अभी जो चेक बाउंस केस में लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया वो अपील के ऊपर है कि अगर उसको एक्यूज्ड को अपील में जाना है तो 20% ऑफ द अमाउंट वो कोर्ट में उसको डिपॉजिट करेगा, जमा कराना पड़ेगा। ओनली देन हिज और हर कंप्लेन अपील विल बी एंटरटेन, अदरवाइज वो एंटरटेन ही नहीं होगी। तो मैम ये चेक बाउंस केसेस क्या मैम ये मतलब कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं इन द सेंस एट द एंड ऑफ डिसीजन? क्या कोर्ट जो उसकी अमाउंट ड्यू होती है कंप्लेनेंट की प्लस उसका क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसके अलावा कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है मैम? सर ऐसा है 138 के अंदर इंटरेस्ट का ऐसा कुछ नहीं है, बट देर इज़ अ क्लॉज वेयर इट सेज कि ये यहाँ पर इनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो कॉम्पनसेशन के अंदर डबल ऑफ द अमाउंट जो चेक होता है उसका डबल ऑफ द अमाउंट मतलब एट अप्रॉक्सीमेट जो उसका अपर लिमिट है वो डबल ऑफ द अमाउंट कोर्ट कॉम्पनसेशन के एवज में दे सकती है, प्लस 2 साल तक की सजा, या फिर दोनों चीज़ें भी कर सकती है। कॉम्पनसेशन के लिए भी क्वांटम लगा सकती है और उसको कन्विक्ट करके उसको जो जेल करना है, जो उसको जो सेंटेंस देनी है वो 2 साल तक की सेंटेंस भी दे सकती है। मैम जैसे आपने बताया कि चेक बाउंस में 2 साल का सेंटेंस हो सकता है जी, तो मैम क्या वो सेंटेंस में बेल भी हो जाती है कि वो नॉन बेलेबल है? सर ऐसा है टिल द टाइम अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है और उस 30 डेज के अंदर आपको कंडीशनल बेल मिल जाती है, लेकिन उसके साथ वही है कि जैसे मैंने आपको बताया 20% ऑफ द अमाउंट जो है चेक अमाउंट है वो उसको पे करना पड़ता है और उसके बाद ही उसकी अपील एक्सेप्ट होगी, और अगर उसकी अपील एक्सेप्ट नहीं होती तो ये बेल जो 30 डेज की दी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। मैम ये चेक बाउंस केस में जब समन्स सर्व हो जाते हैं उसके बाद एक्यूज्ड की बेल कैसे होती है मैम? एक्यूज के पास जब सर्विस ऑफ समन हो जाते हैं तो वो अपने आप को कोर्ट के अंदर सरेंडर करता है
सरेंडर करने के साथ साथ वो कोर्ट को बेल एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे बेल चाहिए। तो कोर्ट इस बेल एप्लीकेशन, दिस इज अ बेसिकली अ फॉर्मेलिटी फॉर द कोर्ट, बट दिस फॉर्मेलिटी हैज टू बी प्रोसीड विद। ये उनको बेल के लिए उनको फॉर्मली बेल लेनी ही पड़ती है, और उस बेल के अंदर जो भी अमाउंट कोर्ट को फिट लगता है, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर ₹1,00,000 का चेक है तो वो 25% ऑफ द चेक अमाउंट की श्योरिटी ली जाती है। तो उसके अंदर उसको 25% जो चेक अमाउंट है उसकी श्योरिटी उसको कोर्ट के साथ अपने बेल बॉन्ड्स के साथ अफिक्स करनी पड़ती है। और यहाँ पे श्योरिटी का मैं बता देती हूँ आपको, श्योरिटी आप बाय वे ऑफ FDRs, उसके साथ साथ उस 25% के अमाउंट के इक्विवेलेंट कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, वो उसको प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट को, और कोर्ट को लगेगा कि हाँ ये ठीक है, इट कैन बी यूज एज अ श्योरिटी, तो वो उसको एक्सेप्ट करके उसके बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है मैम, ये बताइए चेक बाउंस केस में अगर एक्यूज्ड को समन सर्व हुए हैं और वो पेश नहीं होता, तो मैम उस सिनेरियो में क्या रहेगा मैम? सर ये प्रोसेस है एक 138 कंप्लेंट के अंदर, सबसे पहले जो कोर्ट है वो समन इशू करेगी। अगर समन प्रॉपरली सर्व हो गया और उसके बावजूद भी एक्यूज अपेयर नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर, वहाँ पर फिर वो बेलेबल वारंट्स निकालते हैं कि अवेलेबल जो थ्रू पुलिस, पहले जो समन किए थे दैट वाज अ सिंपल मोड, उसके अंदर क्या जाता था, कोर्ट का सर्वर जाता था, उसको सर्विस करवाता समन की, और उसको बताता कि फलां फलां तारीख को तेरे केस लगा, तुम आके कोर्ट पेश हो। अगर वो नहीं हो रहा, कोर्ट ने इसको फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो बेलेबल वारंट्स निकालते हैं। बेलेबल वारंट्स के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स जाते हैं और पुलिस ऑफिशियल्स उनको दोबारा सर्विस करवा कर आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हें कोर्ट के समन आए में तुम्हें पेश होना है, और अगर तुम पेश नहीं होगे तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आता तो थर्ड स्टेज होती है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल होती है कि वहाँ पे पुलिस को पता लगेगा कि एक्यूज यहाँ पे रहता है, पुलिस जाएगी वहाँ पे अरेस्ट डालेगी, उसको लाके कोर्ट पे पेश करेगी। अब इससे भी एक और नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जहाँ पर हमें एक्यूज मिल ही नहीं रहा, हमने सर्विस कराने की कोशिश करी, सर्विस नहीं हुई, उसके बाद हमने पुलिस वालों की हेल्प ली कि हम उसको बेलेबल या नॉन बेलेबल सर्विस करवाएं, वारंट्स नहीं सर्व कर पाए। इस एवज में आके कोर्ट के पास एक रिपोर्ट दी जाती है, जो सर्वर होता है एक रिपोर्ट देता है कि नॉर्मल तरीके से इस इंसान को, इस एक्यूज पर्सन को हम लोग लोकेट नहीं कर पा रहे, तो इसको प्रोक्लेमेशन जो PO ऑर्डर्स हैं वो इसके अंदर इशू है, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर की या प्रोक्लेम्ड पर्सन की इसके अंदर प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। तो उस डेट पर उस रिपोर्ट के ऊपर, जो रिपोर्ट सर्वर ने फाइल करी है या वारंट ऑफिसर ने उसके ऊपर फाइल करी है, वहाँ पर कोर्ट फिर उस एक्यूज को प्रोक्लेम पर्सन डिक्लेयर करती है। तो प्रोक्लेम पर्सन, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोक्लेम पर्सन वो होता है जिसका कोई जो अब्सकॉन्ड कर रहा है अपनी लाइबिलिटी से, पहले वो तो आपको नाम समझ में आ ही गया होगा। दूसरा, उसको जो भी एक्यूज बंदे को, जो एक्यूज पर्सन को अगर कोई पहचानता है, वो एक फ़ोन कर दे पुलिस को कि मैंने एक्यूज को यहाँ पर देखा है, तो उसको कोई भी पर्सन है उसको पकड़ के कस्टडी में लेके पुलिस वालों को दे सकता है और पुलिस वाले उसको पकड़ के फिर कोर्ट में पेश करवाते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा मैम, ये बताइए चेक बाउंस केस में जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? प्रोक्लेम ऑफेंडर है, प्रोक्लेम ऑफेंडर वो होता है जिसको हम भगौड़ा कहते हैं हिंदी में, कि किसी को भी उस भगौड़े की जानकारी मिले कि ये इंसान, ये एक्यूज बंदा यहाँ पर है, वो उसको वहीं पर उसको अपनी कस्टडी में लेके या उसको रिस्ट्रेन करके उसको वहीं पे रोककर पुलिस वालों को बुलाकर उसको देन एंड देयर वहाँ पे उसके अरेस्ट डलवा सकता है। तो जो इंसान कोर्ट की प्रोसीडिंग से भाग रहा है उसको हम लोग प्रोक्लेम ऑफेंडर कहते हैं। बेसिकली जो आजकल वर्ड यूज होता है वो प्रोक्लेम पर्सन, अगर वो फर्स्ट ऑफेंस कर रहा है तो वो प्रोक्लेम पर्सन है, अगर उसके एक से ज़्यादा बार केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तब वो प्रोक्लेम ऑफेंडर कहलाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं चेक बाउंसिंग केस में, और हमारे व्यूज़ तक ये इंपॉर्टेंट सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को भी कोई क्वेरी है चेक बाउंसिंग केस के ऊपर तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हरप्रीत मैम से बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।